हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान की पहली इकाई पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पिछले चौथा वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक संकेतन पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आपको यह बताया है कि इस टाइप के जो बड़े अंक होते हैं उनको हम लोग, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं। तो इतने बड़ी संख्याओं को हम दर्शाने के लिए चरघातांक विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब 10 के घात में लिखते हैं अपन। जैसे कि मान लो ये वाला था, तो इसमें जितने जीरोस लगे हुए हैं उनको 10 के घात में अपन इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो जीरो लगे हैं तो इनमें हम माइनस पॉइंट लगा करके, माइनस लगा करके चरघातांक के रूप में इनको लिखते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है किस तरह से लिखते हैं। और अब जो है हम इसमें गुणा और भाग करना सीखने वाले हैं, जो पिछले क्लास में हम यहां तक पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए गुणा भाग हम कैसे करते हैं। इस तरह से जो चार घातांकीय जो अंक होते हैं उनका, ठीक है। जैसे कि यहां पर दो अंक दिए हैं, देख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁵ और 6.9 10⁸। इन दोनों का हमको गुणा करना है। तो इन दोनों गुणा करने के लिए क्या करते हैं, गुणा करने और भाग करने का काम इसमें थोड़ा सा आसान होता है जोड़ने और घटाने की तुलना में। तो देखिए कैसे आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो 10 के घात लिखे हुए हैं दोनों, इनके घातों को आप जोड़ दीजिए। गुणा करना है तो जोड़ दीजिए और भाग करना है तो घटा दीजिए वाला रहता है, ठीक है। तो 10 के घात 5 और 10 के घात 8 है, तो दोनों घात को हम जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 10 8 और 5 13 हो जाएगा। अब बाकी ये जो दो अंक हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए इनको हम यहां पर गुणा कर दिए। गुणा कर देने से हमको ये अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये अंक प्राप्त हुआ तो इसमें भी चूंकि ये 38 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में। और आपको मैंने बताया है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 के घात में उतना बढ़ जाता है। तो ये लेफ्ट में एक शिफ्ट किया है तो 10 का घात एक बढ़ गया, तो ये हो गया 14। जो पहले 13 था वो अब 14 हो गया है। तो 3.864 इंटू 10⁴ ये हो गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से गुणा करना बड़ा आसान कार्य है। इसमें आपको सिर्फ 10 के घात में जो है उनको आपको जोड़ देना है। तो 8 और 5 13 हो गया और बाकी इन दोनों अंकों को आपको गुणा कर देना है, ठीक है। और फिर पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो मैंने बताया कि लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 10 का घात बढ़ेगा और राइट में शिफ्ट करोगे तो 10 का घात घटेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं 9.8 10⁻², 2.5 10⁻�6, इन दोनों को करना है। तो अब देखिए -2 और -6 को जोड़ना है। ये देखिए -2 प्लस -6 यानी कि ये दोनों करके हो जाएगा -8, ठीक है। और इन दोनों को आपको गुणा कर देना है तो इनका ये गुणा हो गया, इसका मान हो गया। अब देखिए जैसा मैंने पहले बताया है कि पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो इसका एक जो अंक है बढ़ जाएगा। तो -8 अगर एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा -7। आपको पता है ना ये चीज, ठीक है, कि माइनस पॉइंट जो बढ़ता है उसमें अगर वृद्धि होती है तो माइनस का कम होते चले जाता है। जैसे -8 -7 -6 बढ़ता जा रहा है जीरो की तरफ, फिर प्लस की तरफ। तो देखिए 2.450 इंटू 10⁻⁷ हमने लिख दिया है। इस तरह से आप इनको गुणा करेंगे। प्लस और माइनस घात में जो है अगर माइनस माइनस, अब देखिए जैसे मान लो इसमें आपको ऐसा देता कि 10⁻⁻² है और 10⁻+6 है, मतलब इसमें माइनस नहीं रहता, तो आप कैसे करते, तो आप इसमें करते 6 + -2 तो = 4 हो जाता है। ये 10⁴ हो जाता, समझ। लेकिन इसमें दोनों में -2 और -6 है पहले से जो लिखा है, तो फिर वो -8 हो गया। अब आप ये भाग करिए, देखिए इस तरह से भाग करना है। तो भाग करने के लिए देखिए क्या करना है, नीचे वाला जो घात है 10 का, उसको इस पूरे को हम ऊपर लाएंगे। और जब ऊपर लाते हैं तो ये घात का चिन्ह बदल जाता है। नीचे में -4 लिखा है तो जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। सॉरी, +4 लिखा है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। -4 4। तो इस तरह से देखिए तो -3 और ये हो गया -4 = -7 हो गया टोटल। ये और दोनों मिला के, है ना। ये देखिए -7 होंगे ना इन दोनों को मिला के। कैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 के घात 4 है 4, इसको हम ऊपर ले गए तो 10 के घात -4 हो गया। और इन दोनों को जब जोड़े तो -7 हो गया, ठीक है। अब इसको इससे भाग दिए, ये देखिए इसको भाग दिए तो हमारा उत्तर आया इतना,
ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर से वही दशमलव को शिफ्ट करना है। तो मैंने बताया था लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो बढ़ेगा, राइट में शिफ्ट करोगे तो कम होगा। तो हम इसको राइट में शिफ्ट करते हैं 1 पॉइंट, तो ये घट गया, -7 घट के -8 हो गया। ये घट रहा है ना, बढ़ता अगर तो -6 होता, बढ़ा घटा तो -8 हो गया, माइनस पॉइंट घट गया तो 8 हो गया, ऐसा है। अब इन सब चीजों को तो आप जानते होंगे, इनको समझने का ये तरीका ये है, जैसे 0 है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसा है। तो बढ़ेगा, माइनस वाला बढ़ेगा तो इधर जाएगा ना, देखिए हमने वही किया है, -8 को -7 किया है, बढ़ा है, फिर ये -6 हो जाएगा, -5 -4, ये बढ़ता जा रहा है, देखिए है ना, 1 2 3 4। घटेगा तो -7 का -8 -9 -10 ऐसा होता चला जाएगा। तो घटना और बढ़ना कैसे होता है ये आपको पहले तो आना चाहिए। उसके बाद ये याद करना है कि दशमलव को राइट में शिफ्ट करोगे तो घटेगा और लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट को हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। अब योग करना और घटाना, ये जो चरघातांकी जितने भी अंक हैं इनको हमको घटाना और जोड़ना है। तो ये थोड़ा सा गुणा भाग करने की तुलना में हार्ड है। कैसे हार्ड है देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे आपको ये 2 अंकों को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हम लिख दिए, चलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिए, धन इसको ब्रैकेट में डाल के लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में आपको जो कॉमन है, देखिए सबसे पहले आप यहां पर थोड़ा अंतर आप समझ लीजिए। इसका शुरू में जो दिया गया है इसमें 10 के घात 4 है और इसमें 10 के घात 3 है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और दोनों का बराबर कर देंगे। जैसे मान लो इसमें 10 के घात 4 है, ये 10 के घात 3 है, इस 3 को हम 4 करना चाहते हैं। तो 4 करने के लिए आप क्या करोगे, इस दशमलव को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, लेफ्ट में शिफ्ट करने से बढ़ता है। तो लेफ्ट में शिफ्ट होकर के ये जो पॉइंट है 8.95 ये हो जाएगा 0.895 हो जाएगा। ये एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो पॉइंट ये देखिए 895 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसमें बदलाव आ गया और ये 10 के घात 4 हो गया। तो दोनों जो है 10 के घात 4 हो गए। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, ये देखिए ऐसा लिख दिए और ऐसा लिख दिए, जोड़ दिए। अब इसमें 10 के घात 4 दोनों में कॉमन आ गया, देखिए ठीक है। तो इसको बाहर कर दिए, है ना, और इन दोनों को हमको जोड़ देना है। ये देखिए ये दोनों को जोड़ करके लिख देना है और 10 के घात कॉमन हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने से इतना आया और इसका हो गया 10 के घात 4। अब आप यहां पर समझ लीजिए बात को कि जैसे गुणा किए थे तो ये 4 और ये 4 जुड़ के 8 हो गया था। वो गुणा किए थे हम लोग 2 अंकों को, इन दोनों अंकों को अगर हम गुणा करते तो ये दोनों जुड़ जाते और 8 हो जाते। लेकिन हमने यहां पर धन किया है या ऋण करेंगे तो भी इनमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, दोनों का अंक समान है तो कॉमन हो जाएगा। जोड़ रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, घटा रहे हैं तो इनमें से ये घट जाएगा, ऐसा हो जाता। लेकिन ये कॉमन रहता, ये नहीं जुड़ेगा घटेगा। ये तब जुड़ेगा घटेगा जब हम इसको गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो यहां पर धन और ऋण करेंगे तो उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसको जरा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो पहले हमने जोड़ा है, अब घटाने का देखते हैं। 2.5 10⁻² से घटाया है 4.8 10⁻3। अब इन दोनों को बराबर करना है अपने को। तो ये -2 है तो इसको भी -2 करेंगे और -2 का मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा, -2 ऊपर में होता है, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.48, ये देखिए 0.48 हो गया। अब ये दोनों कॉमन हो गए, एक टाइप के हो गए दोनों। तो अब देखिए 2.5 में से 0.48 को घटा दीजिए और 10⁻² कॉमन हो जाएगा। ये देखिए 2.5 में से 0.48 को घटा दिए, -2 अंतर ये कॉमन हो गया 10 टू पावर में, और ये हो गया उत्तर 2.02। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो 10 के घात है इनका हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को हम कॉमन रख दिए और बाकी जो अंक हैं इसी को जोड़े घटाए हैं दोनों में। इसमें भी जोड़े हैं, इसमें हम घटाए हैं। तो जोड़ घटाओ में 10 का घात जो है दोनों अंकों का, उनको ना तो जोड़ते हैं ना घटाते, सिर्फ बाकी जो अंक है उनको जोड़ते घटाते हैं। लेकिन 10 के घात को दोनों में बराबर कर लेते हैं पहले, लेकिन इसी में गुणा भाग करते हैं तो फिर वो 10 के घात भी जुड़ते और घटते हैं। तो ये 2 अंतर है, इसलिए मैंने बताया था कि गुणा भाग करना आसान है लेकिन जोड़ना घटाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। दोनों के जो चर घातांक हैं, दोनों के जो 10 के घात है उनको हमको बराबर करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर उनमें आ जाता है, ठीक है।
अब सार्थक अंक की बात करेंगे। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई चीज नापा, मान लो किसी चीज का आपने द्रव्यमान मापा। अब द्रव्यमान मापा तो आपने दशमलव के बाद एक्सक्यूज मी, दशमलव के बाद कितने अंकों का आपने उत्तर दिया है, उसमें से कितने अंक जो हैं जरूरी है लिखना, उनका मतलब है लिखना, और कितने का नहीं है। तो नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और जिनका मतलब है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल आपको बताया है, देखिए आगे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता एवं मापने वाले व्यक्ति की दक्षता है। ठीक है, जैसे आपने वजन लिया या लंबाई लिया, चौड़ाई लिया, तो आप कितने एक्सपर्ट हैं इस पे भी डिपेंड करेगा लेने वाला। दूसरा ये कि जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप उसको ले रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि हो सकता है आपने जो तराजू लिया है, बैलेंस लिया है, वो सही नहीं है, या टेप लिया है नापने के लिए, वो सही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों चीजों की सटीकता पे निर्भर करता है कि आपका जो मेजरमेंट आया वो सही मेजरमेंट के बराबर है या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू से 9.4 ग्राम आया। यदि इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से निकाले तो 9.4213 ग्राम आया। अब देखिए, ये जो 9.4 लिखे हो आप, ये 9.4 का मतलब 9.40 हुआ या 00 हुआ, ऐसा हुआ ना। लेकिन ये देखिए वैश्लेषिक तुला में 4213 आ रहा है, 4213, जो इससे ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये जो 4 है ये अनिश्चित हो गया कि 4 के बाद 0 है कि क्या है, ये आपको कंफ्यूज कर गया, इसलिए 4 इसमें अनिश्चित हो गया। मापा गया द्रव्यमान सामान्य तुला से थोड़ा ज्यादा अधिक आया। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद वाले अंक 4 में अनिश्चितता है। मतलब 9.4 में जो 4 है ये अनिश्चित हो गया। ठीक है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थपरक होने चाहिए। ठीक है, एकदम शुद्ध आना चाहिए और यथार्थपरक मतलब क्या कि जैसे मान लो आपको दिया गया पदार्थ जो है 9.432 यही है, तो आपको उतना ही आना चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम मापन की बात करते हैं तब परिशुद्धता और यथार्थता को भी ध्यान में रखा जाता है। परिशुद्धता का मतलब है कि वो कितना शुद्ध तरीके से नापा गया है ना, और यथार्थपरक का मतलब वास्तव में जितना होना चाहिए वही हुआ कि नहीं। मान लो 2 ग्राम आना चाहिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 ग्राम आपने निर्धारित किया है, तो 2 ग्राम आएगा तो वो यथार्थ हुआ, एग्जैक्ट हुआ। लेकिन अगर ये 1.99 आ गया तो ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिशुद्ध जरूर है। क्यों? परिशुद्धता के बहुत करीब है ना। 2.01 भी आ गया तो भी ये परिशुद्धता के अंदर आएगा, लेकिन यथार्थ नहीं है। यथार्थ तब आएगा जब ये सिर्फ 2 ग्राम आएगा, तब यथार्थ होगा। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, परिशुद्धता में यथार्थता के बहुत करीब होना चाहिए, और यथार्थ का मतलब एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो दिया गया है। ठीक है, प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो हम रिजल्ट निकालते हैं किसी मापन के द्वारा, तो उसका जो रिजल्ट हम देते हैं उसमें आखिरी अंक अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब है उसमें ±1 की गुंजाइश होती है, एक ज्यादा या कम की गुंजाइश होती है, ये कह रहा है। जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, है ना। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। दोनों को लिखना है, निश्चित अंक को भी, जैसे आपने 9.4 लिखा तो 9 को भी लिखना है, 4 को भी लिखना है। ये अनिश्चित है लेकिन ये तो निश्चित है ना, दोनों को लिखना पड़ेगा। अर्थात यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 निश्चित है और 2 अनिश्चित है, तथा अंतिम अंक में ±1 की अनिश्चितता होगी। मतलब क्या कि 11.2 लिख दिया तो हो सकता है ये 11.1 होता या 11.3 होता, इन दोनों की भी गुंजाइश है, ये कहना है। मतलब जो आपने दिया तो उसमें जो अनिश्चित आपने लिखा, मान लो 11.2 लिखा, इसमें 2 अनिश्चित है, इसका मतलब है इससे एक कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये इसलिए अनिश्चित होगी, ये कहना है। और ये चाहे आप लिखें, बोले, बताएं या नहीं बताएं, ये हमेशा अंडरस्टूड में होता है।
यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव +-1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। निहित मानी जाती है मतलब कि वो अंडरस्टूड है, कि वो होगा ही होगा, है ना, आप उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। आप कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करिए, इसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं जो यहां दिए जा रहे हैं। देखिए, अब सार्थक अंक के लिए आप किसको सार्थक और किसको असार्थक आप कहेंगे, अनिश्चित कहेंगे, इसका एक उदाहरण देखिए। ठीक है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे 285 सेंटीमीटर लिखा, इसमें तीनों सार्थक अंक हैं क्योंकि इनमें कोई भी शून्य नहीं लिखा है। और वैसे यहां पर आप आगे लिखेंगे 0.25 ml, तो इसमें 2 और 5 दोनों सार्थक हैं, सार्थक अंक हैं, मतलब देयर आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, ऐसा है, 2 सार्थक अंक है। ठीक है, इसमें 3 है। अब देखिए, जैसे मान लो कोई अंक है, ये 0.000 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो पहली बार जो अंक आएगा जो 0 नहीं है, उससे पहले के सभी 0 अनिश्चित है, वो सार्थक नहीं है। जैसे देखिए 0.03 लिखा, तो पहली बार जो आया वो 3 आया, जो 0 से बड़ा है या 0 नहीं है वो 3 आया, तो उससे पहले के सभी 0 बेकार हो गए, ये अनिश्चित हो गए। तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ 3 है और इसमें सार्थक अंक सिर्फ 2 है, ऐसा है। 0.03 ये एक, दिस इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट, और यहां पर 5 और 2 यानी देयर आर 2 सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, तो 0 जो पहले लगे हुए हैं किसी में वो बेकार हो जाते हैं, वो अनिश्चित है, उनको हम सार्थक में नहीं लिखेंगे, वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन अगर 2 अंकों के बीच में शून्य आए हैं तो सभी सार्थक अंक आएंगे, मतलब देयर आर 4 सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, 2.005 है, इनमें सभी सार्थक हैं, क्योंकि इसमें जो 0 आए हैं वो नॉन जीरोस के बीच में आए हैं। ठीक है, मान लो इसी को हम लिखते 0.005, तब ये दोनों तीनों 0 बेकार हो जाते, लेकिन ये 0 जो है 2 के बाद आए हैं, देखिए इसके बाद आए हैं, इसलिए ये भी सार्थक हो गए, ये भी सार्थक, तो सभी सार्थक हो गए, ऐसा कहना है। देखिए जैसे इन दोनों में अंतर देखिए, इसके 0 बेकार हो गए लेकिन इसको 0 बेकार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इन 0 के पहले कोई इस टाइप का अंक नहीं है जो 0 से ऊपर का हो, इसलिए ये 0 बेकार हो गए, लेकिन इन 0 के पहले ये वाला अंक है, इसलिए ये 0 भी उनके साथ इंपॉर्टेंट हो गए। समझ रहे हैं? मतलब 0 की महत्ता हमेशा किसी अंक के साथ है। जैसे आप हमेशा लिखते हो, मान लो मेरे पास 0 पेन है, का मतलब क्या कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है, लेकिन अगर इससे पहले आपने 1 लगा दिया तो मेरे पास 10 पेन है, 2 लगा दिया तो मेरे पास 20 पेन है। मतलब 0 की सार्थकता तब है ना जब उसके पहले कोई अंक लिखा गया हो। अगर 0 ही लिखा गया है तो उसका कोई महत्व कहीं पर नहीं होता, उसका महत्व तब बढ़ जाता है जब वो किसी अंक के साथ लगता है और फिर जिसके साथ लगता है उसकी कीमत को 10 गुना बढ़ा देता है। अपना कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ता है तो उसको 10 गुना बढ़ा देता है। ये इतनी पावर 0 के साथ है। किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हों। उदाहरण के लिए देखिए, दशमलव में जो अंक हैं उनके बाद आने वाले अंक सार्थक अंक हैं। जैसे 0.200 लिखे, इसमें 1, 2, 3 सार्थक अंक है। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव कहीं पर नहीं लगा है तो उसमें आने वाले 0 सार्थक नहीं होते। जैसे 100 लिख दिए तो इसमें ये दोनों सार्थक नहीं है, सिर्फ यही सार्थक है। लेकिन अगर आपने इसी को 100 पॉइंट लगा दिया तो अब ये तीनों सार्थक हो गए। ये दोनों में अंतर आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया अंतर दिया है कि इसमें पॉइंट नहीं लगा है तो इसलिए ये दोनों 0 बेकार हो गए, लेकिन उसमें पॉइंट लग गया इसलिए दोनों 0 सार्थक हो गए। पता है क्यों? क्योंकि अभी देखिए ये 100 लिखे हो, इसमें आपने नहीं बताया कि इसमें और 0 हो सकते हैं क्या, क्योंकि पॉइंट तो आपने लगाया खत्म किया नहीं, लेकिन इसमें आपने पॉइंट लगा के खत्म कर दिया। मतलब ये 100 ही हो सकता है, ये 10 भी नहीं हो सकता है और 1000 भी नहीं हो सकता है, वो 100 फिक्स हो गया, इसलिए उन तीनों की वैल्यू आ गई वहां पर। ठीक है,
और यहां पर एक और चीज देखिए कि मान लो 100.0 लिख दिया आपने, तो यहां पर चारों सार्थक हो गए। क्यों? क्योंकि अब यहां पर देखिए आपने 3 सार्थक तो बता दिए, लेकिन इस पॉइंट के बाद 0 है कि 1 है कि 2 है, क्या है वो नहीं बताया। लेकिन यहां पर आपने बता दिया कि 100 के बाद पॉइंट के बाद 0 है, इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, 1 2 3 4, इसलिए अब ये चारों सार्थक हो गए, इन चारों की सार्थकता हो गई। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रयुक्त करना ज्यादा उचित होता है। जैसे कि देखिए 100 के लिए यानी 100 के लिए अगर आप लिखना चाहो तो लिखेंगे 1 × 10⁻², ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मान लो यहां पर मान लो आपने 100.0 लिखा था, इसको लिखना चाहेंगे तो 1.00 लिख करके आप 10⁻² लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ही आगे के लिए जैसे 1.00 ऐसा लिखते चले जाएंगे। तो अब इन तीनों में अंतर देखिए, इसमें सिर्फ 1 सार्थक है, इसमें 2 सार्थक हैं, इसमें 3 सार्थक हैं। ठीक है, वही हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, कि 100 को हमने लिखा तो अभी भी इसमें 1 ही सार्थक है ना, और ये इसको लिखा तो भी कहां पर है, 2 सार्थक है। 10⁻10.00 लिखते, इसको लिखते इस रूप में तो भी सिर्फ 2 होते, और अगर 100.0 को लिखते तो भी 3 होते। तो जो हमने यहां पर लिखे हैं 1 2 और 3 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए, तो तीनों के लिए आप अगर चरघातांक में लिखते हैं तो भी उतने ही आते हैं हमारे सार्थक अंक। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए जब किसी वस्तु की गिनती के लिए हम कोई अंक लगाते हैं, जैसे 2 गेंद कहें, 2 बॉल्स, या 20 अंडे कहें। अब आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें यही एक सार्थक है और इसमें ये दोनों सार्थक हैं, तो 1 सार्थक और 2 सार्थक आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये इनके जो सार्थक हैं वो अनंत हैं। देखिए कैसे, सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं और इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। भैया आपको पता है कि 2 गेंद हैं, तो 2 गेंद तो फिक्स हो गए ना, उसको 20 या 200 नहीं करना है आपको, 2 ही है। तो 2 के बाद आप दशमलव लगा के आप 0 बढ़ाते जाइए तो भी इसकी कीमत 2 ही रहेगी। तो कितने 0 लगा सकते हैं? अनंत। इसलिए इसकी जो यथार्थता है, सार्थकता है, वो अनंत है, सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। वैसे 20 आपने लिख दिया कि 20 अंडे हैं, तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा दीजिए, अनंत, तो ये भी अनंत है। तो किसी वस्तु की संख्या अगर आपने बताई है तो फिर उनकी सार्थक अंकों की संख्या अनंत हो जाती है, क्योंकि उतने में वो जो है उतनी सार्थकता फिक्स हो जाती है। उसके बाद दशमलव आप लगाइए और जितने 0 आप लगाना चाहे लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद लगे हुए 0 अंक में पहले अंक है फिर दशमलव लगा है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप 0 लगा के आप जितने 0 लगाएंगे वो सार्थक नहीं है, लेकिन 2 लगा करके आप जितने 0 लगाएंगे वो सभी सार्थक हैं, इसलिए अनंत हो जाता है, ऐसा है। ठीक है, अतः 4.01 10⁻² में 3 सार्थक अंक हैं और 8.256 में भी 4 सार्थक अंक हैं। अगर कोई अंक पहले लिखा हुआ है उसके बाद दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद के सभी अंक जो है सार्थक हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब है परिशुद्धता और यथार्थपरकता। तो मैंने आपको बताया है परिशुद्धता का मतलब है कि रियल मान का जो ट्रू है, जो दिया गया है, जैसे मैंने आपको 2 ग्राम दिया, उसके बहुत करीब आपने तौल के दिया तो वो उतना परिशुद्धता उसमें आती गई। लेकिन यथार्थ कब कहेंगे? जब एग्जैक्टली 2 आएगा वहां पर, तो यथार्थ कहलाएगा। अब इसको परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मानों के सामीप्य को व्यक्त करती है। सामीप्य मतलब 2 ग्राम आपको दिया गया है लेकिन आपने 1.99 निकाल दिया या 2.01 निकाल दिया, तो ये दोनों लगभग परिशुद्ध है, लेकिन यथार्थ नहीं है, क्योंकि यथार्थ सिर्फ 2 आना चाहिए, ऐसा है। यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है, एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए यदि किसी परिणाम का सही मान 2 ग्राम है, 2.00 ग्राम है, एक विद्यार्थी जो है पहला विद्यार्थी 2 बार नापता है, एक बार 1.95 ग्राम और एक बार 1.93 ग्राम आया।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक है, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए ये परिशुद्ध हैं। एक दूसरे के मतलब दो बार आपने नापा ना, दोनों लगभग एक जैसे आया, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत परिशुद्ध माने जाएंगे। परंतु यथार्थ परक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्राम से बहुत दूर हैं। 2 ग्राम ही आना चाहिए था दोनों का। अगर हम एवरेज निकालें तो भी 2 ग्राम नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। अभी देखेंगे अपन चार्ट। तो ये परिशुद्ध तो हैं लेकिन यथार्थ परक नहीं है। ठीक है, अब दूसरा विद्यार्थी इनको निकालता है। एक बार निकालता है 1.94 आता है, दूसरे बार निकालता है 2.05। ये एक दूसरे के बहुत दूर भी है और 2 भी नहीं आएगा इनको आप करेंगे तो ना तो ये परिशुद्ध है ना यथार्थ परक है, बहुत दूर हो गए। तीसरा विद्यार्थी निकालता है 2.01 और 1.99। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब होने के कारण से परिशुद्ध भी हैं और एवरेज निकालोगे तो 2 आएगा एग्जैक्टली, इसलिए यथार्थ परक भी है। चलिए तालिका में एक बार और कंपेयर कर लेते हैं। पहला विद्यार्थी निकाला 1.95, 1.93, दोनों पास पास है इसलिए परिशुद्ध है, लेकिन एवरेज निकालने पर 2 नहीं आया इसलिए यथार्थ नहीं है। दूसरा विद्यार्थी इन दोनों को निकालता है, ये दोनों बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं इसलिए परिशुद्ध भी नहीं है। एवरेज निकाले तो 2 नहीं आ रहा है इसलिए यथार्थ परक भी नहीं है। इसमें परिशुद्धता है, यथार्थ परकता नहीं है, इसमें दोनों नहीं है, इसमें दोनों है, देख सकते हैं 2 ही आ गया एग्जैक्टली। तो 2-3 बार जब जितने बार भी आप निकालते हो किसी वस्तु का द्रव्यमान या नाप या जो भी, वो दोनों तीनों माप जो है एक दूसरे के बहुत करीब आना चाहिए, तो फिर परिशुद्धता है ऐसा माना जाएगा। और जितना उनके एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने पर एग्जैक्टली दिए गए मान के बराबर होना चाहिए तो फिर यथार्थ परक भी होगा। जैसे इसमें दोनों में पास पास तो हैं, ये दोनों पास पास है इसलिए परिशुद्ध मान लिया हमने, लेकिन 2 नहीं आया इसलिए यथार्थ परक नहीं है। इन दोनों में तो दूर दूर का रिलेशन नहीं है, है ना, और यथार्थ परकता भी नहीं है, परिशुद्धता भी नहीं। इन दोनों में देखिए बहुत पास पास भी है यानी कि परिशुद्धता भी है, और एवरेज निकाले तो एग्जैक्टली आया 2 इसलिए यथार्थ परकता भी है। तो इस तरह से आपको इनको समझना है। ठीक है, अब सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना, मतलब जोड़ घटाव के बाद आप कितने सार्थक अंक लिखेंगे इसको हमको समझना है। जैसे देखिए आप ये 3 अंकों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, 12.11 और 18.0 और 1.012, इन तीनों को जोड़े। ठीक है, जोड़े तो आया 31.122। अब आप इसको रियल में कैसे लिखेंगे? तो इन तीनों में देखिए कि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो दशमलव के बाद आपको कितना लिखना है, इसके दशमलव के बाद कितना लिखना है, उतना जितना मिनिमम है उसके जोड़ के लिए। देखिए जैसे इन तीनों में मिनिमम इसका है, इसके दशमलव के बाद 1 ही अंक है, इसलिए इसका उत्तर आप लिखेंगे 31.1। समझ पाए आप लोग? मतलब दशमलव के बाद कितने अंकों को लिखना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिनको आप जोड़े हो उसमें दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसलिए 1 वाले को लेंगे और 31.1 लिख देंगे, बाकी दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है इसका। ठीक है, उसी को इसमें दिखाया भी है, 31.1 के रूप में इसको लिखना है। तो जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणामों में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। ये देखिए वही लिखा है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, अतः परिणाम में भी दशमलव के बाद केवल 1 अंक ही लिखना है, 31.1 के रूप में व्यक्त करना चाहिए। ये देखिए वही मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना है। ठीक है, अब इनको कैसे करना है देखिए, जैसे आपने इन दोनों अंकों को गुणा किया, ठीक है, गुणा करना तो आएगा मेरे हिसाब से आपको, है ना, बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, अब मैं वो नहीं सिखाऊंगा आपको। अब गुणा करने के बाद आप देखिए कि 31.125 आया। अब इसको एक्चुअली कैसे लिखना है, तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद 1 है, इसके बाद दशमलव के बाद 2 है, तो आपको 1 के बराबर लिखना है, इसलिए ये हो जाएगा 31.1, 31.1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां पर राउंडिंग ऑफ किया है, इसी को राउंडिंग ऑफ कहते हैं कि आप कुछ चीजों को छोड़ देते हो और बाकी चीज को लिख देते हो। तो राउंडिंग ऑफ करते समय आपने इसको 31.1 लिखा, सॉरी 3.1 लिखा, उसके जगह 3.2 भी लिखा जा सकता था क्या, है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
किन किन कंडीशन में लिख सकते हैं अपन, उन्हीं को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। राउंडिंग ऑफ हमको कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए राउंडिंग ऑफ कैसे करना है इसको पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें। जैसे यहां पर देखिए एक 3.125 है, हमको इधर को हटाना है, यानी ये 2 और 5 हटेगा। तो अब इस 2 को देखिए, ये 2 जो है 5 से कम है 2, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लो इसी में होता 3.165 होता, अगर ये संख्या अगर 3.125 की जो संख्या है ये होता 3.165 होता, इस 2 की जगह 6 होता, तो हम क्या लिखते इसको, फिर इसको लिखते 3.2। अभी हमने इसको 3.1 लिखा है। अगर ये इसके जगह ऐसा संख्या होता इसके जगह, तो हम इसको 3.2 लिखते। ऐसा क्यों पता है, क्योंकि यहां पर जो 6 है ना, 6 ये 5 से ज्यादा है, इसलिए उसके पहले वाला अंक 1 अंक बढ़ जाएगा लिखते समय, इसलिए 3.2 हो गया। जबकि यहां पर ये जो 2 है ये 5 से कम है, इसलिए उसके पहले वाली संख्या को हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो उतना ही रहेगा। तो जो संख्या विलोपित करने वाले हैं, जस्ट उस मतलब जो विलोपित हुआ जस्ट उसके वो वाला अंक जो है, अगर 5 से ज्यादा है तो जो रखने वाला अंक है वो 1 अंक बढ़ जाएगा, और नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन और आ सकता है, मान लो ये रहता 3.155, तो हम इसको क्या लिखते, या ये रहता 3.255, तो हम इसको क्या लिखते। इन दोनों को भी आप समझिए, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि ये 5 से ज्यादा रहता तो 2 लिख देते, अब 5 से कम रहता तो वही लिखे 1 लिखे, लेकिन अगर 5 है तो क्या लिखेंगे। अब ये 2 कंडीशन आप समझिए। पहले कंडीशन में देखिए 3.155 है, और ये जो 3 है ये सॉरी जो 1 है ये विषम संख्या है, तो अब इसमें हम बढ़ा देंगे और इसको लिख देंगे 3.2। लेकिन इसमें ऑलरेडी ये जो 2 है ये सम संख्या है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3.2 इन दोनों कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हम विषम संख्या है तो उसको बढ़ा के सम कर देंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी सम संख्या है तो नहीं बढ़ाएंगे, अगर उसके बाद वाला संख्या 5 है तो। क्योंकि अगर 5 से ज्यादा है तब तो निश्चित बढ़ा देते। जैसे मान लो यहीं पर 3.265 होता तो निश्चित हम इसको 3.3 लिखते, ठीक है, और ये तो बढ़ ही गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3.255 है तो हम इस 2 को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 3.155 है तो हम इस 1 को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है तो इसको सम करके लिख देंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी सम है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो जो विलोपित होने वाले अंक है राउंडिंग ऑफ में, वो 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो नहीं बढ़ाएंगे, 5 है तो हम तब बढ़ाएंगे जब वो उसके पहले वाला 5 के पहले वाला विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हम बढ़ा देंगे। सम संख्या है, इवन नंबर है तो नहीं बढ़ाएंगे। बस उन्हीं को ये बता रहा है बार बार। अब देखिए कैसा है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ, पहला, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसे 1.386 में से आप 6 को हटाना चाहते हो, तो ये चूंकि 5 से ज्यादा है इसलिए ये हो जाएगा 9, तो 1.39 हो गया। ये देखिए 1.39 हो गया, क्योंकि जो हटाए हो वो है 5 से ज्यादा, ठीक है। और अगर ये हटाने वाला अंक 5 से कम है तो नहीं बढ़ाएंगे। जैसे 4.334 है, इसमें से आप इस 4 को हटाना चाहते हो तो फिर इस 3 को आप नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि ये 4 जो है ये 5 से कम है, इसलिए इस 3 को नहीं बढ़ाओगे आप। समझ रहे हो। यही मान लो 6 लिखा रहता तो आप इसको 4 कर देते, लेकिन ये 4 लिखा है इसलिए इसको 3 ही रहने देंगे, तो आप इसको 4.33 ही लिखोगे, ऐसा कहना है। ये चीजें आप पहले ही पढ़ चुके, कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन शायद ध्यान नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा ठीक से बता रहा हूं आपको। अब हटाया जाने वाला अंक अगर 5 है तो क्या किया हमने, उससे पहले वाला अगर विषम है तो सम कर देंगे बढ़ा के, अगर सम है तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो उसके पहले वाला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, विषम होने की स्थिति में बढ़ा दिया जाएगा। जैसे 6.35 में से 5 को हटाना है तो ये विषम संख्या को बढ़ा के सम करना पड़ेगा, इसलिए अब ये जो है हो जाएगा जो है 6.4। ये देखिए 6.35 है, ये विषम संख्या है, इसको सम करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, इसलिए ये 6.4 लिखाएगा। लेकिन अगर यही 6.25 लिखा रहता तो ये ऑलरेडी सम संख्या है, इसलिए इसको हटाने के लिए इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो 6.2 ही लिखा था। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। अगर हटाने वाला अंक 5 है, उससे पहले वाला विषम है तो बढ़ा देंगे, सम है तो नहीं बढ़ाएंगे, बस ये अंतर है दोनों में। ठीक है, अब है विमीय विश्लेषण। ठीक है, विमीय विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक इकाई में कोई चीज दिया है, कोई माप दिया है, उसको आपको दूसरी इकाई में बदलना है। जैसे मान लो दिया है कि ये पेन 6 इंच लंबा है, अब बताइए कितना सेंटीमीटर है, तो इंच को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको इस तरह से कैसे बदलना है ये हम यहां पर सब समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने यह कार्य 2 घंटे में पूरा किया, तो बताइए मैंने कितने मिनट में पूरा किया, तो आप बोलेंगे 120 मिनट में पूरा किया। अब मैं बोलूंगा बताइए कितने सेकंड में पूरा किया, तो आप उस 120 मिनट में फिर 60 का और गुणा करेंगे, तब आपको सेकंड आ जाएगा। तो आपने घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदला। तो उस टाइप की चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, एक इकाई से दूसरे में तीसरे में हम उसको बदलना यहां पर सीखेंगे। परिकलन करते समय कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए गुणक लेवल विधि यानी फैक्टर लेवल मेथड, या इकाई गुणक विधि यानी यूनिट फैक्टर मेथड, या विमीय विश्लेषण विधि डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। ये तीनों एक ही चीज है, मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे देखिए, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, इंच के लिए IN शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका सेंटीमीटर में बताइए कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 3 इंच का लंबाई सेंटीमीटर में बताना है आपको। 1 इंच जो है हम जानते हैं 2.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सीधा 3 को इससे गुणा कर दोगे, है ना, उत्तर आ जाएगा ना। लेकिन इसके लिए हमको यूनिट फैक्टर या फैक्टर लेवल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड अप्लाई करना है, तो हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। आप सीधा सीधा गुणा कर देंगे, आ जाएगा निश्चित है, लेकिन हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। देखिए कैसे तरीका से लिखते हैं। हमको पता है कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 इंच बटा इतना करोगे तो दोनों कट जाएंगे तो 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को? ये दोनों बराबर हुए ना, ये भी ये इसके बराबर है, तो दोनों को भाग करोगे तो उत्तर 1 आएगा। तो इसको ऊपर करके भी करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा। ये दोनों चीजें हैं अपने पास। ठीक है, तो इनको हम इसको और इसको जो हमने लिखा है 1 के बराबर है करके, इसी को इकाई गुणक कहते हैं। इकाई गुणक जो अभी आपने यहां पर पढ़ा ना, यूनिट फैक्टर। ये देखो यूनिट फैक्टर मेथड। तो यूनिट फैक्टर क्या है? जब आप इस तरह से लिख देते हो, दोनों जो है ये भी और ये भी जो आपने निकाला दोनों 1 के बराबर है, इसलिए इकाई गुणक है। इकाई गुणक, इनको इकाई गुणक कहते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का गुण इन इकाई गुणकों यानी अर्थात 1 से किया जाए तो वह परिवर्तित नहीं होगा। मान लीजिए कि ऊपर दिए गए 3 का गुणा इकाई गुणक से किया जाता है। अब देखिए, अब आपको उत्तर निकालना है, तो आपको इंच को सेंटीमीटर में निकालना है। 3 इंच दिया है, उसको सेंटीमीटर में निकालना है। तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आप गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन किसके साथ गुणा करोगे तो उत्तर आएगा? दोनों में से किसी एक के साथ ही उत्तर आएगा ना, दूसरे के साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा? तो अब आपको ध्यान देना है। देखिए, आपको लिखा है कि 3 इंच जो है, 3 इंच को आपको सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। तो इन दोनों में देखिए कि सेंटीमीटर लिखा हुआ ऊपर में किस में है? ये देखिए ऊपर में इसमें लिखा है सेंटीमीटर, मतलब अंश, न्यूमरेटर। अंश और हर 2 भाग होते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मान लो 2/5 कहा आपने, ऐसा कहा, तो ये अंश है, ये हर है, नॉमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा। तो आपको ये देखना है इन दोनों इकाई गुणकों में कि जिस चीज में आपको निकालना है वो ऊपर में किसके साथ लिखा है।
तो इसमें तो नीचे में लिखा है, इसलिए ये वाला हम यूज नहीं कर सकते, इसको यूज करेंगे क्योंकि इसमें ये ऊपर में लिखा है, हमको सेंटीमीटर में निकालना है, ये ऊपर में लिखा है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करके हम गुणा कर देंगे। देखिए 3 इंच का गुणा हम इस इकाई गुणक के साथ कर दिए। अब इसका उत्तर कैसे आएगा, देखिए ये इंच और ये इंच कट गया, अब ये बचा 3 और ये बचा 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो गुणा कर दीजिए 3 का 2.5 सेंटीमीटर से, तो आ गया 7.62 सेंटीमीटर। तो शुरू में भी हमने यही किया था कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है, दोनों को गुणा कर देते 3 के साथ तो उत्तर आ जाता। लेकिन हमने इतना लंबा चौड़ा क्यों किया, क्योंकि कुछ बड़े कैलकुलेशंस में ये विधि बहुत काम आ जाता है। आपने छोटा कैलकुलेशन किया तो डायरेक्ट कर सकते थे बिना इकाई गुणक का उपयोग किए, लेकिन बड़े कैलकुलेशन में इकाई गुणक का प्रयोग करना ये कैलकुलेशन को आसान बना देता है, इसलिए, है ना। तो हमने इसी इकाई गुणक को इसलिए लिया क्योंकि आपको इंच को सेंटीमीटर में निकालना था और सेंटीमीटर इसमें अंश में लिखा है। यहां उस इकाई गुणक से गुणा किया जाता है जिसमें वांछित मात्रक प्राप्त हो जाए, अर्थात गुणक के अंक अंश में होना चाहिए, वह मात्रक होना चाहिए जो परिणाम में प्राप्त हो। ठीक है, तो अंश में है तो परिणाम प्राप्त होगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मात्रकों के साथ भी संख्याओं की तरह काम किया जा सकता है, उन्हें काटा जा सकता है और भाग गुणा वर्ग आदि किया जा सकता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि इसमें आपने देखा ना कि आपने इंच को काट दिया, ऐसा मतलब इकाई जो लिखे हुए हैं, आप जो यूनिट लिखे हुए हैं उनको काट भी सकते हैं, उनको गुणा भी कर सकते हैं। मान लो ये इंच दोनों ऊपर में रहते तो इंच इंटू इंच हो जाता और ये इंच का स्क्वायर हो जाता या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, ऐसा होता है, ये बोल रहा है ये। ठीक है, और होता भी है। देखिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में निकाल के बताइए बोल रहा है। ठीक है, अब आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है कि 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml भी होता है, आपको पता है ना। तो मतलब यहां पर 1000 ml है, दूध 1000 ml है। ठीक है, तो ये देखिए, और आपको यह भी पता है कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पहले हम इनका इकाई गुणक बना लेते हैं। चलिए, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर करेंगे तो दोनों बराबर होकर के 1 हो जाएंगे। उल्टा कर देंगे तो भी 1 हो जाएंगे। ये देखिए, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसके नीचे, ऐसा कर देंगे तो बराबर आ रहे हैं। तो ये दोनों इकाई गुणक मिल गए आपको, ये इकाई गुणक मिला, पहली बात। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब लेने के लिए अब देखिए इन दोनों में से आप किसको आगे कैलकुलेशन में यूज करोगे, क्योंकि मीटर क्यूब निकालना है और मीटर यहां पर ऊपर में दिख रहा है, देखिए, तो इसको लेंगे आप। अभी कहा था ना अंश में लेना है अपने को, तो इसको हम क्यूब कर दिए। देखिए 1 मीटर और 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को क्यूब कर दिया, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये देखिए, इसके ये दोनों इसके बराबर। अभी आपने क्या लिखा था, देखिए ये इसको आपने लिया है पूरा, इधर को भी क्यूब कर दिए और इसको भी क्यूब कर दिए, यही लिखा है यहां पर, देखिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, तो इसके बराबर तो 1 ही आएगा, और इसके बराबर देखिए 1 का क्यूब 1 और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब। ये देखिए 1 मीटर क्यूब ऊपर आ गया। अब नीचे में 100 है, तो 100 गुणित 100 गुणित 100 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 10 के घात 6 आ गया इसका मतलब, और सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। इस 100 को भी 3 बार गुणा करना है, सेंटीमीटर को भी 3 बार गुणा करना है, तो ये हो गया 10 के घात 6 और सेंटीमीटर क्यूब। ये उत्तर आ गया आपका यहां पर, मतलब पूरा उत्तर नहीं आया है, मतलब इसका उत्तर आया। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक इकाई गुणक और मिल गया आपको ना, ध्यान देते जाइए। अब अभी आपने क्या कहा था, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2 लीटर में 2 गुणित 1000 सेंटीमीटर यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इकाई गुणक से, ये मिल गया ना आपको गुणक, इससे मीटर क्यूब मिल गया आपको। देखिए मीटर क्यूब वाले से गुणा करना रहता है आपको उत्तर निकालने के लिए। 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको गुणा किया आपने 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब से। अब उत्तर देखिए कैसे निकालना है। ये सेंटीमीटर क्यूब कट गया,
ठीक है, 1 2 3 इसमें से घट गया तो ये हो गया 3, ठीक है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 2 और 1 गुणा होके हो गया 2, तो हो गया 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3, और इसको ऊपर ले गए तो 10 टू पावर -3, ये उत्तर आ गया है। मेरे हिसाब से यहां से कैलकुलेशन आपको आ जाएगा, है ना। ये 1 2 3 कट गया तो 10 टू पावर 3 बचा ना, ये उसी को लिखा है 10 टू पावर 3, और ये ऊपर वाले को आपने मल्टीप्लाई किया तो 2, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू पावर -3, ऐसा, ठीक है, इस तरह से हो गया ये। तो उत्तर आ गया आपका कि 2 लीटर दूध जो है ये 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब है। इसके लिए आपने ये जो मीटर क्यूब वाला इकाई गुणक है इसको पहले निकाला। देखिए अब इकाई गुणक निकालने का महत्व आपको समझ में आया होगा कि इकाई गुणक हमेशा निकला हुआ बना हुआ नहीं मिलता है आपको, या डायरेक्ट गुणा नहीं कर पाते कई जगहों पे, तो इकाई गुणक निकालना पड़ता है आपको, फिर उसमें से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उत्तर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर मीटर क्यूब निकालना है करके हमने ऊपर वाले को मीटर क्यूब लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कैलकुलेशन एक बार आपको समझ में जाए तो आप बेसिक कंसेप्ट आप समझ पाएंगे ना, तब कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। और एक बार कैलकुलेशन समझ में आ गया तो ये क्या निकालने के दे रहा है, आप दोबारा इसको समझेंगे तो एकदम तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, देखिए 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। अब 2 दिनों में सेकंड निकालना है, तो हमको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पहले तो इसका इकाई गुणक निकाल लीजिए, एक दिन और 24 घंटे बराबर हैं, ठीक है, और 24 घंटे एक दिन भी बराबर है, ये आपको इकाई गुणक मिला एक, ठीक है। अब दूसरा इकाई गुणक क्या निकालेंगे, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है। ये देखिए 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर है। अब तीसरा इकाई गुणक भी निकालना है जो यहां पर नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, आधा अधूरा दिया है। तीसरा इकाई गुणक क्या निकालना है, मैं यहां पर निकाल के बता रहा हूं, देखिए, ठीक है। हमको पता है कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, मतलब 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकंड इक्वल टू 1 इक्वल टू 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट। ये तीसरा इकाई गुणक आपको निकालना था, है ना। एक दिन 24 घंटे के बराबर है, ये एक इकाई गुणक है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है ये, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है ये। तीसरा इकाई गुणक भी आपको निकालना था, क्योंकि आपको एक्चुअली सेकंड में निकालना है ना, तो ये फाइनल तो ये इकाई गुणक आपको लेना ही पड़ेगा। अब आपको 2 दिन को निकालना है, 2 दिन को आप पहले 24 घंटे में निकालिए, फिर 60 मिनट में निकालिए, और फिर 60 सेकंड में निकालिए। देखिए इसको यूज किया है यहां पर, ये जो मैंने निकाला 60 सेकंड बटा 1 मिनट, इसको यूज किया है यहां पर, लेकिन निकाल के नहीं बताया है, पता नहीं क्यों। एनसीईआरटी में एक कमी है, हिंदी वाले में भी इंग्लिश वाले में भी, दोनों में कमी है, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो ये दिन और दिन कट गया, ठीक है, ये आवर्स और आवर्स कट गए, है ना। अब बाकी को आप कैलकुलेट करिए तो आपको आएगा 1,72,800 सेकंड 24 घंटे में होते हैं, ठीक है। ऐसा आपको मिल गया उत्तर, ठीक। ये शायद दोबारा पेस्ट हो गया है, ये वही वाला है, कोई बात नहीं है, दोबारा पेस्ट हो गया है कुछ चीजें, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो बाकी चीजें हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम यानी कि आपका जो कांस्टेंट रेशियो का जो लॉ है वो हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, और गुणित अनुपात का नियम यानी मल्टीपल रेशियो। ये सब चीजें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम यहीं तक इसको सीमित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिले फिर अगले क्लास में, है ना। और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंच पाया है और आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको, तो कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, और थोड़ा अपने दोस्तों में भी पहुंचाने में मेरी मदद करें थोड़ी सी, जिससे मेरे चैनल थोड़ा जल्दी आगे बढ़े। और अगर आपने मेरा बायोलॉजी का चैनल भी नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए, उसमें तो सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं, 11th का 12th का सारा एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ। उसका नाम है बायोलॉजी गुरु डॉक्टर संतोष अग्रवाल, उस चैनल का नाम है। आप जरूर उसमें भी जाइए, उसमें पूरी बायोलॉजी पढ़िए। केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ लगातार, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी वाले में पढ़िए, इंग्लिश के तो इंग्लिश वाले में पढ़िए, एक ही चैनल में दोनों अवेलेबल है। बायोलॉजी में अभी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में मैं अब आगे करने वाला हूँ काम उसमें। तो कृपया मेरे दोनों चैनल में आप बने रहिए। आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पूरे मार्क्स के लिए मैं आपको तैयार करा दूंगा। बायोलॉजी तो मैं करा चुका हूँ,
आप लगातार बायोलॉजी पढ़ते रहिए उससे। हिंदी में नहीं करा पाया हूँ फिलहाल, इंग्लिश में करा दिया हूँ, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है, मैं हिंदी में उसको समझाया हूँ। आप बिल्कुल समझ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो। यहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग करा रहा हूँ मैं, तो आप बिल्कुल आप बहुत अच्छा कंफर्ट फील करेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।